गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आज लेंगे हम जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में होते हैं, और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी करंट बैलेंस होता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, उसकी जर्नल को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी ऑल द जर्नल जितनी भी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी जर्नल की पोस्टिंग होगी वो सबकी सब जर्नल वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सीधी बात है कि लायबिलिटी साइड पे हमें रिजर्व मिल जाएंगे। कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म्स बैलेंस शीट? लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस हो गया, तो ये तो हो गया लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट या हुआ या डेबिट बैलेंस। ये वाले जो रिजर्व है ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं फ्रेंड। दिस अमाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही ट्रांसफर होती है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, all the reserve, all the accumulated profit, even debit balance of profit and loss account यानी accumulated losses are not transferred in realization account. realization account में only assets and liabilities ही ट्रांसफर होती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, और ऑल लाइबिलिटीज। तो करेंगे क्या ये रिजर्व का? These all reserves and accumulated profit, even profit and loss account का debit balance are transferred to capital account in their profit and loss sharing ratio। क्योंकि ये assets भी नहीं है और liabilities भी नहीं है, तो सीधी बात है कि उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब रिजर्व ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, तो सबको आप एक क्रेडिट, रिजर्व ऑलवेज, सॉरी फ्रेंड्स, रिजर्व ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। फिर से, रिजर्व ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो उनको फ्रेंड्स डेबिट कर लो सबके सब, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ पे जितने अकाउंट पार्टनर्स होंगे, यानी मान लो कि ए, बी एंड सी, ठीक है, तो उनको ए, बी, सी में विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब मान लो कि एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी ये डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये रहा। तो डेबिट बैलेंस है, पी एंड एल का डेबिट है, तो सीधी बात है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, जिनका डेबिट होता है उनको क्रेडिट क्रेडिट करो, और जिनका क्रेडिट होता है उनको डेबिट करो। ये रहा, रिजर्व ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इन सबको हमने डेबिट कर लिया। डन। तो फ्रेंड्स, ये थी रिजर्व की जर्नल। नेक्स्ट, एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। अब सीधी बात है कि ऑल द फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक which are mentioned in the balance sheet at the time of dissolution of partnership firm are transferred to realization account। कौन कौन सी हो सकती है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और कोई भी एसेट्स हो सकी, अदर करंट एसेट्स वॉट एवर। ठीक है, तो इन सब का फ्रेंड्स सीधी बात है, एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस ही होता है ना, तो उनको क्लोज करना है तो सबको क्रेडिट कर लो। ये रहे, सबके सब क्रेडिट हो गए, और क्या ट्रांसफ़र कर लेना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबकी सब एसेट्स आपकी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब व्हेन द अकाउंट्स ऑफ प्रोविज़न, यानी एसेट्स के सामने आपने कोई भी प्रोविज़न रखा हुआ, तो सीधी बात है बैड डेट रिजर्व किसके लिए होता है? डेटर्स के लिए होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के लिए होता है। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एंड बिल्स, यानी BR डिस्काउंट रिजर्व रखते हैं हम डेटर्स के लिए, वो हम फाइनल अकाउंट में पढ़ चुके हैं। रिसीवेबल होंगे, तो ये सीधी बात है कि रिजर्व और प्रोविज़न ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। अब उनको क्लोज करना है, तो क्लोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें उनको ऑपोजिट जर्नल में लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड। सीधी बात है ना, यानी
लैंड एंड बिल्डिंग को आपको क्लोज करना है तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, एसेट्स ऑलवेज इज द डेबिट बैलेंस, तो उनको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सबको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट लायबिलिटी, लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो जितनी भी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वॉट एवर में भी, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, जितनी भी लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो आप उनको क्लोज करोगे, तो क्लोज करोगे तो कहाँ डालोगे आप? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो ये रही 1 2 3 4 5 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए होंगे, सबको डेबिट कर लिया, कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया? रियलाइजेशन। फिर से लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, आपने उनको क्लोज किया तो सीधी बात है कि उनको डेबिट ही करना पड़ेगा, तभी तो क्लोज हो गए। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइज, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। जैसे ही आप एसेट्स को सोल्ड करोगे, सीधी बात है, ऑल द फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स उसको रियलाइज करनी पड़ेगी आपको मार्केट में, उसको ओपन मार्केट में आप उसको सोल्ड करोगे तो सीधी बात है पैसे बिजनेस में आएंगे, यानी फॉर्म में आएंगे। तो सीधी बात है क्या जनरल होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी सीधी बात है कैश एंड बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा और सबकी सब एसेट्स अभी कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सीधी बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फ्रेंड यहाँ पे जितनी भी आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, विच चीज़ कौन सी प्राइस पे ट्रांसफ़र होंगे? तो बुक वैल्यू, वो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ फिर से, बुक वैल्यू ट्रांसफ़र होंगे। और जो रियलाइजेशन वैल्यू होगी ये वाली वो होगी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग होता है कि जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में प्रोवाइडेड होती है ना, वो बुक वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मार्केट वैल्यू का मीनिंग होता है आप मार्केट में बेचने जाओगे एसेट्स को और जो पैसे मिलेंगे वो आपकी हो जाएगी मार्केट वैल्यू, और वही कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट होगी, क्योंकि पैसे बिजनेस में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स को सोल्ड करके, यानी वो आपकी एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। मान लो कि कोई पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स को लेके जा रहा है, मान लो कि उसको वो एसेट्स काम किए, तो डेबिट द रिसीवर। जो पार्टनर एसेट्स को लेके जा रहा है, तो मान लो कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म में देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। फर्म के पास एक फर्नीचर पड़ा है, एक फर्नीचर पड़ा है, उसकी वैल्यू है 30,000, और सी बोल रहा है कि वो फर्नीचर अब हमें ओपन मार्केट में नहीं बेचना है, मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे को घर पे काम में आएगा। तो सीधी बात है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे पड़ा है? वो रियलाइजेशन अकाउंट पे। डन? क्लियर? चलो, तो ये हो गया, कोई पार्टनर एसेट्स को लेके जा रहा है। नेक्स्ट, मान लो कि कोई इनकम हो रही है फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सोल्ड करके। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऐसी कोई एसेट्स जो फिजिकली पार्टनरशिप फर्म में है। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स? अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में कोई एसेट फिजिकली है, यानी वो प्रेजेंट है फिजिकली, बट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बैलेंस शीट में नहीं है। तो आप उसको सोल्ड करोगे तो फिर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एसेट्स है ही नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, क्योंकि रियलाइजेशन एसेट अकाउंट में आप कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करो, पर बुक में ही नहीं है तो सीधी बात है एक ही जनरल प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आप उसको सोल्ड कर रहे हो ओपन मार्केट में। तो जनरल क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक ही जनरल होगी। अब लायबिलिटीज़ को जब आप पे करोगे, तो जैसे ही आप लायबिलिटीज़ का पे करोगे तो जनरल क्या होगी, क्योंकि आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, वो सब के सब आपके रियलाइजेशन अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो आप उसको उनको पे करोगे तो पैसे बिजनेस में से फर्म में से जाएंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपका कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
डन। तो जनरल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, डन। नेक्स्ट, व्हेन लायबिलिटीज पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर, यानी कोई पार्टनर ऐसा बोले कि वो लायबिलिटी का पेमेंट मैं करूँगा, बराबर, बराबर, यानी एनी पार्टनर्स अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू पे द सर्टन लायबिलिटीज, यानी तो फिर तो सीधी बात है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो भी पार्टनर्स लायबिलिटीज को एक्सेप्ट किएगा यानी पैसे वो देगा, तो क्रेडिट द गिवर, तो उनको उनका कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और सीधी बात है, वो लायबिलिटी कहाँ पड़ी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट होगा फ्रेंड्स। तो व्हेन द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट करने बैठोगे तो सीधी बात है वो ट्रांसफर तो हो नहीं सकती रियलाइजेशन अकाउंट में। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि बुक में है ही नहीं तो अनरिकॉर्डेड, तो फिर तो बुक वैल्यू से ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे, आपको एक ही जर्नल प्रोवाइड करनी है। जैसे पेमेंट करोगे तो बिजनेस में से, फर्म में से पैसे जा रहे हैं, तो सीधी बात है कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा। सीधी बात है, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, एट द डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है तो डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो व्हेन द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ फर्म एंड बॉन्ड बाय अ फर्म, यानी दोनों, पेड का मीनिंग ऑफ पे करना और बॉन्ड यानी भुगतना, यानी भुगतेगी भी फर्म और पे भी फर्म करेगी, तो जर्नल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये हो गया, यानी भुगतना भी फर्म को है, पे भी करना है फर्म को ही है। नेक्स्ट, व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज, यानी मान लो कि कोई पार्टनर्स डिजोल्यूशन फर्म की, यानी डिजोल्यूशन की जो भी लायबिलिटी है वो एक्सेप्ट करता है। कोई भी पार्टनर फर्म की डिजोल्यूशन ट्रीटमेंट को, यानी जो भी है प्रोसेस, एक्सपेंसेस को बॉन्ड एंड पेड करता है, तो फिर तो सीधी बात है भुगतना भी पार्टनर को है और पे भी पार्टनर को करना है, तो फिर तो जनरल आएगी नहीं। बट व्हेन एनी रेम्यूनरेशन इज पेएबल टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि पूरी डिजोल्यूशन प्रोसेस को मैं हैंडल करूँगा, तो सीधी बात है कि डिजोल्यूशन तो उसको रेम्यूनरेशन जो भी पे किया जाएगा तो सीधी बात है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। तो जनरल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। नेक्स्ट, व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिजोल्यूशन एक्सपेंस इज एक्सेप्टेड बाय ए पार्टनर, यानी उसने तय कर लिया कि वो आप मुझे रेम्यूनरेशन पे कर दो, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो मैं पे करूँगा, तो सीधी बात है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो कैश तो वही रिसीव करेगा ना, ठीक है, रेम्यूनरेशन की, और उसमें से ही एक्सपेंसेस को पे करेगा, यानी बराबर, सीधी बात है। यानी यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कोई पार्टनर जो डिजोल्यूशन जो एक्सपेंसेस है उसके जो पेमेंट है उसकी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले, बट पेमेंट इज मेड बाय फर्म, बराबर, उसको पेमेंट कर देती है पार्टनरशिप फर्म, तो ये जनरल हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, लोन, यानी कोई पार्टनर्स की लोन होगी, व्हेन द पार्टनर्स प्रोवाइडेड सर्टन अमाउंट ऑफ लोन टू हिज पार्टनरशिप फर्म, तो सीधी बात है कि लोन का पेमेंट करना, लोन है तो सीधी बात है फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैन है, तो पहले तो उसको डेबिट कर लो और उनका पेमेंट कर लो, डन। क्योंकि लोन को तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, उनका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अब क्या होगा कि जो बैलेंस होगा रियलाइजेशन अकाउंट का, अब वहाँ सीधी बात है क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज करंट अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लॉस होगा तो सीधी बात है कि जर्नल रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि लॉस कब होगा कि डेबिट साइड टोटल ज़्यादा होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अदरवाइज करंट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और लॉस होगा तो डेबिट होंगे, बस इतना ही फर्क है, डन। अब सीधी बात है कि करंट अकाउंट होंगे तो उसको क्लोज करके कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में। अब
कि ये कौन सा करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑलवेज इज अ क्रेडिट बैलेंस, पर एज फार एज करंट अकाउंट इज कंसर्न उसका तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कोई एक पार्टनर का क्रेडिट हो सकता है, दूसरे पार्टनर का डेबिट भी हो सकता है। वो हम फाइनल अकाउंट में दोनों 11th और 12th कॉमर्स में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लो कि पार्टनर्स का आपका जो भी अकाउंट आप करंट अकाउंट क्लोज कर रहे हो उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको सबसे पहले डेबिट कर लो और ये उसके ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर, यानी आप मान लो कि ए का आप करंट अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो वो ए के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आप डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर कर लो, मान लो कि बी का डेबिट बैलेंस है तो बी का करंट अकाउंट आपका बी के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप करंट अकाउंट को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपके पास एक ही अकाउंट बचने वाला है। अब तो आपके पास एक ही अकाउंट बचेगा विच इज़ कैपिटल अकाउंट। तो सीधी बात है कि फिर तो आपको कैपिटल अकाउंट को कैश में पे कर देना है, बराबर। सरप्लस होगा तो कैश में पे कर दो, ठीक है। अदरवाइज उनसे कैश लेनी होगी तो कैश ले भी सकते हैं और पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली थी जर्नल एंट्रीज विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा जर्नल की। और हमें पता है कि फ्रेंड 3 मार्क्स वाले 2 सम्स हमें एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इवन स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। यानी ये विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल ये हमारे 2 सम्स, वैसे तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही होता है, ठीक है। तो ये 2 सम्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही ईजी है। आप प्रैक्टिस करोगे जर्नल की तो ईजिली हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।